सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो से और आज से मतलब आज से अभी से और इस वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है ना, पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियोस आएगा, फ्रिक्वेंट वीडियोस आएंगे डेली। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डेली 10 बजे सुबह आपको वीडियो मिल जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए नीचे लिख दिए फॉर ऑल एग्जाम्स। ये आपको पता चल ही गया होगा, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। हो सकता है चैप्टर, अगर छोटा चैप्टर हो तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर टॉपिक्स रहेगा तो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये जो ज्योग्राफी का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर जो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब देखिए, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए हम लोग। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग को तो जानना पड़ेगा ना कि अगर ज्योग्राफी पढ़ते किस चीज़ से रिलेटेड है। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं भाई कि चलो ठीक है, अर्थ के बारे में जानेंगे, अर्थ का फिजिकल कैसा था, ये सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। बट अर्थ बना कैसे, उसको तो जानना पड़ेगा ना। दैट्स वाई हमारा एक चैप्टर बन जाता है, दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बहुत सारा थ्योरीज है, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें कुछ फैक्ट है, वो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। वाओ, दैट इज ब्लू प्लैनेट। बोलते हैं ना ब्लू प्लैनेट है, ऐसे नहीं ब्लू है, ब्लू है ये। चलिए, तो सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल सब कुछ किया हुआ है, बस हमको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये नोट्स लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ हम सोच के समझ के, बहुत टाइम लगता है लिखने में, समझने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाए, कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है ना। और ये सब सारा का सारा चीज़, पूरा का पूरा वीडियो फ्री ही रहेगा, आज भी है, कल भी फ्री रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये कोर्स बनेगा ये वो ना, बस सब फ्री है तो फ्री है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ कहने का मतलब क्या, हमारा अर्थ का जो जो आया ना, अर्थ कहाँ से आया, कैसे आया, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। अब ओरिजिन और जो अर्थ जो है ना, वो समझने के लिए हम लोग को बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो एक्चुअली में क्या है ना, कि ये पूरा का पूरा फुल ऑफ मिस्ट्रीज कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है ओरिजिन ऑफ अर्थ। यानी कि अगर जैसे हम लोग कोई मिस्ट्री वाला, कोई सस्पेंस थ्रिलर कोई देखते हैं, तो उसमें कितना सारा कॉन्सेप्ट होता है, कितना अलग अलग थ्योरी होता है, अलग अलग सब लोग अपना अपना थ्योरी बना रहा होता है, मिस्ट्री होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो ओरिजिन ऑफ जो अर्थ जो है ना, वो पूरा का पूरा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक एररलेस थ्योरी स्टिल नॉट अवेलेबल। मतलब कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं है जिसमें एरर नहीं निकाला जा सकता है। जितना भी थ्योरीज दिया गया, जितना भी बताया गया कि हाँ इसके थ्रू बना, इसके थ्रू बना, इसके थ्रू बना, वो सब में कुछ ना कुछ है। हाँ, कुछ थ्योरीज ऐसा है जो आप बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही कंसिडरेबल है, बट पूरा उसमें भी कल होके कोई नया थ्योरी आ जाएगा तो उसमें भी लोग बोलेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसको हटाओ, अब इसको ग्रैब करो, है ना। तो इसलिए मिस्ट्री हो गया, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है। क्यों, क्योंकि एररलेस थ्योरी स्टिल नॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये बुक्स में। चलिए, तो अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को तीन चीज़ क्वेश्चंस मिलता है, क्या क्या, व्हेन, हाउ और वेयर। और यही तीन चीज़ के चारों तरफ हमारा पूरा का ज्योग्राफी घूमता है ना। व्हेन, हाउ और वेयर, ये सब चीज़ अगर ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट टाइम में क्या था। इन एंशिएंट टाइम कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट थे, है ना। जैसे बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है, भगवान ब्रह्मा के थ्रू बना, भगवान शिव के थ्रू बना, ये सब चलो ठीक है, एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, बताया गया। बट मॉडर्न साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मॉडर्न साइंस बोलता है नहीं, मेरे को कारण दो भाई, मेरे को जगह दो, वो क्वेश्चन मार्क सीधा लगा देता है ना। तो बट नॉट एक्सेप्टेबल बाय मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस को तो नया नया थ्योरी चाहिए, उसको लॉजिकल थ्योरी चाहिए, तो उसी के बेसिस पर बहुत सारा थ्योरी आया। और वो दिया कौन, कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वांस दिए हैं। सो सम स्कॉलर ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ विद देयर थ्योरी। अपने अपने थ्योरी, अपने अपने रिसर्च, अपने अपने मेहनत के बेसिस पर कुछ रिसर्च किए हैं और उसके बेसिस पर बताया कि हाँ भाई चलो ऐसे यूनिवर्स बना होगा, ऐसे यूनिवर्स बना होगा। तो अब आप समझ रहे हो कि बहुत सारा लोग बोला होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि सबका सब सारा का सारा थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। उसमें जो कंसिडरेबल रहेगा, जो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ चलो ठीक है इसको माना जा सकता है, जो आज के हिसाब से सूटेबल लग रहा है, तो उसको माना जाएगा। नहीं तो तुरंत मॉडर्न साइंस उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, तुरंत हटा देता है। चलिए,
तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, अगर हम लोग को ओरिजिन ऑफ अर्थ देखना है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, अगर ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑटोमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है ना वो फॉलोड अप किसका है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स भी हमको पता चल जाएगा, तो यूनिवर्स जब पता चल जाएगा तो अर्थ नहीं पता चलेगा, यूनिवर्स में ही तो हमारा अर्थ है। क्लियर है? तो ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है ना फॉलोड अप बाय ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है? अब आते हैं थ्योरीज में। तो थ्योरी नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरी नंबर 1 कहता है कि बफन थ्योरी। बफन थ्योरी कौन है भाई? अब साइंटिस्ट है एक, बफन है, वो अपना थ्योरी कुछ दिए हैं। अब इस थ्योरी के अंतर्गत दिया गया ये 1745 में। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड साइंटिस्ट है चाहे जो भी विद्वान है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका जो अगर मान लीजिए एक समरी फॉर्म में है तो वो ध्यान में रख सकते हैं आप, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाता है। तो बफन थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, 1745 में जो दिया गया था कि सन है, ठीक है, एक कॉमेट कहीं से आया और इससे बहुत तेजी से टक्कर किया, है ना, मतलब समझ लीजिए एक ट्रक है और उसमें एक आकर इलेक्ट्रिक कार जो होता है ना, ओला वाला, ओला जाकर उसमें टकरा गया। अब हुआ तो क्या हुआ भाई, तो सन से क्या हुआ ना, बहुत सारा मैटर निकला, जिसको बोला गया, बफन बोले कि लिक्विड मैटर था। चलो भाई मान लेते हैं कि ये लिक्विड मैटर था, है ना, लिक्विड मैटर। अब लिक्विड मैटर क्या हुआ, कंडेंस्ड होते गया, कंडेंस्ड होते 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 क्या गया, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स बन गया। ये था बफन थ्योरी का कहना कि हाँ भाई सन से कोई चीज़ आकर कॉमेट, कोई छोटा मोटा कॉमेट टकराया है और इतना ज़्यादा टक्कर हुआ कि सन से लिक्विड मैटर रिलीज हुआ और वो बाद में जाकर कंडेंस्ड होता चला गया, और वही कंडेंस्ड होते 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 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बन गया, है ना। और भी क्या बताया कि जो बिग पार्ट जो था ना वो प्लैनेट्स बना, ठीक है, जो बड़ा बड़ा जो मैटर का जो पार्ट था वो प्लैनेट्स बन गया, छोटा पार्ट जो था वो सैटेलाइट्स बन गया, ठीक है, सम मैटर्स, कुछ मैटर एस्टेरॉइड्स बन गए, और जो रिमेन्स रह गए वो वैनिश हो गए यूनिवर्स में, मतलब गायब हो गए। सिंपल सा थ्योरी दे दी है, ठीक है। ये नहीं बताया कि हाँ भाई प्लैनेट्स बना तो आखिर जब सैटेलाइट बना तो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ काहे घूमने लग गया, ये सब कुछ नहीं बताए, ये सब कुछ नहीं बताए, तो बस इनके साथ वही होने वाला था। देखो क्या हुआ, उनका डिमेरिट्स भी आ गया, चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया, सबसे पहला नंबर में कि कॉमेट, ठीक है, और सन, कॉमेट और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, ठीक है ना, मतलब बहुत लाइट ईयर्स में था डिस्टेंस। अब इतना लाइट ईयर्स में डिस्टेंस था तो आखिर ये कॉमेट इससे जाकर टकराया कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कॉलिजन आखिर पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है, पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा, विद दिस कॉन्सेप्ट स्पीड ऑफ प्लैनेट नॉट एक्सप्लेन, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये नहीं बताया गया कि कोई भी प्लांट लिखा गया यहाँ पर, सॉरी प्लैनेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहीं कहीं स्पेलिंग हो जाता है एरर। तो स्पीड ऑफ प्लैनेट जो है ना वो नहीं बताया गया, तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। जैसा कि हम बोले ना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिग पार्ट था प्लैनेट्स और स्मॉल पार्ट था सैटेलाइट, लेकिन ये तो बता देना चाहिए था ना भाई कि स्मॉल पार्ट्स किसी वजह से सैटेलाइट जो है ना वो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, तो बिग पार्ट प्लैनेट्स बन गया, स्मॉल पार्ट सैटेलाइट बन गया, और कुछ चमत्कार हो गया, सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर काटने लग गया। ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वही चीज़ है। तीसरा क्या था, कॉमेट इतना स्मॉल था, इतना छोटा था, सन कितना बड़ा था, कॉमेट कितना छोटा होता है, ये टकराएगा और सन को नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा थोड़ी है। मतलब ऐसा वही वाला चीज़ हो गया ना कि एक ट्रेन से एक तो स्कूटी टकराया और ट्रेन का बोगी पलट गया, ये पॉसिबल बहुत कम है, रेयरली पॉसिबल होता है कि हाँ भाई ट्रेन जो होता है ना पटरी पर से उतर गया तो जाहिर सी बात है स्पीड में रहेगा तो नुकसान पहुँचेगा, बट सन और कॉमेट के साथ हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कहानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। बट हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को जानना है, तो हम लोग को जानने के लिए तो बुक्स में दे देता है, तो बस पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, है ना। चलिए दूसरा थ्योरी क्या है भाई, तो दूसरा थ्योरी है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, ठीक है ना, कांट जो भी बोल लीजिए, कैंट बोल लीजिए, है ना, कांट 1755 में इनका थ्योरी आया था, और ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, याद में रखिएगा, जर्मन फिलोसोफर। इनका जो थ्योरी जो था ना, गैसेस हाइपोथेसिस था ना, वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसके थ्रू दिया गया था, न्यूटन के थ्रू, मतलब न्यूटन के थ्रू जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था ना उसी को बेस मानकर ये वाला गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट बनाया गया, मतलब कांट के थ्रू बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग गैसेस हाइपोथेसिस 1755 में।
अब अकॉर्डिंग टू कांट, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी यानी कि दिस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम किससे भाई, गैस एंड डस्ट और वाइटिंग द सन। सन के चारों तरफ कुछ डस्ट और गैस ऐसे चल रहा था, यही कंडेंस होता चला गया और प्लैनेट्स बन गया। ये तो और खतरनाक, मतलब कि कुछ हुआ नहीं हुआ, बस खाली कंडेंस होता चला गया और प्लैनेट्स और सब कुछ बन गया, और आज जिस पर हम लोग रह रहे हैं। बहुत अच्छा है, चलिए भाई आगे देख लेते हैं। थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस, बुक भी देखते हैं नाम, थ्योरी ऑफ हेवेंस 1755 में। तो बुक का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है काम पड़ जाए। कौन सा बुक में पब्लिश हुआ, थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस इन 1755 में। ठीक है, तो कांट का थ्योरी भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली देखो, कांट जो था ना, मतलब खतरनाक बंदा था। कांट का देखो कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बंदा बोल दिया कि तुम हमको मैटर दे दो, ठीक है ना, हम तुमको दिखा देंगे कि कैसे वर्ल्ड और कैसे यूनिवर्स बनता है। मतलब वही वाला बात हो गया, सुभाष चंद्र बोस बोले थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कांट का कहना था कि तुम मुझे मैटर दो मैं तुम्हें यूनिवर्स दूंगा। ठीक है, तो बस यही चल रहा था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस तो चलो ठीक है कॉन्फिडेंट थे, इनका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला गया, आगे गायब हो गया होगा। चलो, कांट का जो थ्योरी था ना, हिज थ्योरी इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ मोशन। ये पहला बार ऐसा कुछ हुआ था, जो थ्योरी था ये ओरिजिन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, है ना, जो ग्रेविटी को बेस बनाकर बनाया गया था। क्लियर है, इसमें इतना चीज़ हो गया। आगे आते हैं, थर्ड में क्या है, नेबुलास थ्योरीज ऑफ लैप्लास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेबुला क्या होता है, ये सब चीज़ 1796 में दिया गया है ना। ये लैप्लास जो थे वो फ्रांस फेमस स्कॉलर, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। हाँ, थ्योरी के अकॉर्डिंगली, थ्योरी कहाँ पब्लिश हुआ पहले ये देख लेते हैं। पब्लिश इन एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, बुक का नाम चाहे जर्नल का नाम, उस समय जर्नल ज़्यादा होता था। ठीक है, पब्लिश्ड इन एक्सपोजिशन ऑन द वर्ल्ड सिस्टम, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट नेबुला, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्लाउड जो होता है ना, मतलब क्लाउड छोटा मोटा क्लाउड का बात है यहाँ हो ही नहीं ना, मतलब विशाल क्लाउड, मतलब हो सकता है कि उसका जो विड्थ हो, उसका जो चौड़ाई हो, बोल सकते हैं वो लाइट ईयर्स में हो। तो लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, अपने ही ग्रेविटी में फंसकर कोलैप्स किया। ठीक है, कोलैप्स करते करते कंडेंस्ड हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, एक जगह पर आ गया, टू फॉर्म सन एंड प्लैनेट्स, तो सन और प्लैनेट्स बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा डायग्राम से बनाने का कोशिश किए हैं हम। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस, नेबुलास थ्योरी ऑफ लैप्लास समझ में आ गया। ओके, चलिए, हाँ, तो गैस एंड डस्ट, और आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन होना तो आप कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपका हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने का जिम्मेवारी मेरी। हाँ, तो गैस एंड डस्ट था, ठीक है, वो धीरे धीरे कंडेंस होता गया, मतलब खुद के ग्रेविटी में, कोलैप्स अंडर ओन ग्रेविटी। ठीक है, और ऐसे करते क्या हो गया, बीच में एकदम कंडेंस हो गया, और फिर उससे बाहर निकला, बहुत ही स्पीड में चक्कर लगा रहा था, तो बाहर निकला तुम्हारा प्लैनेट्स। ओके, तो ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया, कौन से थ्योरी के इंक्लूडिंग, अंतर मतलब किसके अंदर हो गया, नेबुलास थ्योरीज ऑफ लैप्लास, जो कि 1796 में आया था, और ये पब्लिश किस में हुआ था, एक्सपोजिशन ऑन द वर्ल्ड सिस्टम में। क्लियर है, नेबुला के बारे में भी समझ गए, लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। आगे आते हैं, थ्योरी 4 क्या था, मेटियोरिटिक हाइपोथेसिस ऑफ लॉकियर, मेटियोरिटिक थ्योरी है। मेटियोरिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था वो भी जान लेते हैं। हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस था ना, फॉलो अप थ्योरी प्रपोज्ड बाय लैप्लास का जो थ्योरी था, ये जो थ्योरी था ना नेबुला वाला, बस इसी को ही, ये कुछ नहीं, इसी को ही थोड़ा सा जैसे होता है ना कि हम थोड़ा, जैसे मान लो कोई बनाया सब्जी, है ना, सब्जी बनाया और ऊपर से ला के थोड़ा सा कोई दूसरा कोई आया, ऊपर से ला के धनिया से छिड़क दिया, तो वही काम किया ये धनिया छिड़कने वाला, और कुछ नहीं। ठीक है, काम पूरा का पूरा वही था, ये धनिया छिड़क कर चला गया। मेटियोरिटिक हाइपोथेसिस ऑफ लॉकियर।
अब इनके अकॉर्डिंगली क्या हुआ भाई, कोलिजन और मर्जिंग ऑफ मेटेओरॉइड्स, ठीक है ना, मेटेओरिटिक था ना तो मेटेओरॉइड्स तो आना जरूरी था, तो मेटेओरॉइड्स कोलिजन और मर्जिंग, मतलब या तो मेटेओरॉइड्स कोलिजन हुआ एक दूसरे से और मर्ज किया, कोलिजन करके मर्ज किया, ठीक है। अब उस मर्जिंग में क्या हुआ, स्टार्स एंड नेबुला फॉर्म्स, ठीक है ना, कोलिजन हुआ तो बहुत ज़्यादा डस्ट ये सब फैला होगा वो चीज़, तो स्टार्स एंड नेबुलास फॉर्म्ड हुआ, कोलैप्स अंडर ओन ग्रेविटी, फॉर्म सन एंड प्लैनेट, सेम था ये वाला चीज़, सेम था, सिर्फ यहाँ पर ये जोड़ दिया, मतलब धनिया पत्ता छिड़क दिया, गार्निश करके चला गया। टोटली रिप्लेस बाय मॉडर्न थ्योरी, ये सब चीज़ ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कुछ थोड़ा सा आप लगा के, जैसे अभी यूट्यूब में आप कुछ डालो, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी और का वीडियो उठाकर और बस उसमें खाली अपना लोगो चिपका कर डाल देंगे और यूट्यूब हमको सब कुछ बोलेगा हाँ हाँ ठीक है बहुत अच्छा वीडियो बना रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो धनिया पत्ती लगाने वाला काम को ऐसे भी क्रॉस कर दिया जाता है। नेक्स्ट में फिफ्थ क्या है भाई, चलो भाई ये भी देख लेते हैं, ये था चैम्बरलेन एंड न्यूटन थ्योरी। न्यूटन थ्योरी 1904 में 1904 में आया। इस एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, सन है, ठीक है, और बहुत दूर में कुछ स्टार्स है, बड़ा बड़ा स्टार है, हैवी स्टार्स है, उसमें कुछ स्टार में से एक स्टार को हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक स्टार क्या हुआ ना, क्लोजर आते गया, धीरे 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 सन के नज़दीक आता गया। अब नज़दीक आता गया तो इसका भी तो अपना ग्रेविटी होगा, अब ई इतना बड़ा है कि इसका ग्रेविटी इसके सामने कुछ नहीं, तो इस ग्रेविटी अट्रैक्ट्स गैस एंड वेपर, इसका गैस एंड वेपर इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। आफ्टर कंडेंस्ड, जब ये गैस और वेपर ये हुआ कंडेंस्ड हुआ तो प्लैनेटेसिमल बना। प्लैनेटेसिमल क्या होता है भाई, प्लैनेटेसिमल एक स्मॉल प्लैनेट्स को बोलते हैं हम लोग, छोटा छोटा प्लैनेट्स को बोलते हैं प्लैनेटेसिमल। अब ये छोटा छोटा प्लैनेट्स क्या किया ना, धीरे धीरे चेंज हुआ इनटू बिग न्यूक्लियस में, यानी कि सेंटर में मोस्ट ऑफ द मास हो गया और धीरे धीरे वो फैलता चला गया, ठीक है ना, जैसा कि हमारा प्लैनेट्स आज के टाइम पर है, बीच में कोर है, फिर उसके बाद लेयर्स है, तो उसी चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, अब ये जब इतना बिग न्यूक्लियस में हुआ तो पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट तो करेगा ना, क्योंकि इसमें अपना एक बहुत बड़ा ग्रेविटी आ गया। अब जब आ गया है तो ये प्लैनेट को फॉर्म करेगा, कंडेंस फॉर्म में हो ही गया, तो अब ये धीरे 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 उस चीज़ को कंडेंस करते लाएगा और भी सारा चीज़ को अट्रैक्ट करते धीरे धीरे बहुत बड़ा मास एक क्रिएट करेगा और उसी से प्लैनेट फॉर्म्ड हो जाएगा, तो प्लैनेट फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये थ्योरी थोड़ा सा क्लोज टू आ गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा लॉजिकली तो लग रहा है। तो ये एक चैम्बरलेन एंड न्यूटन थ्योरी जो है ना 1904 में, ये अच्छा लगा था थ्योरी, मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट में क्या है, इसका डिमेरिट भी देख लेते हैं। अब पर्सनली अच्छा लगने से तो होगा नहीं, डिमेरिट तो देखना ही पड़ेगा, कुछ डिमेरिट तो आ ही गया। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू लार्ज प्लैनेट्स, जुपिटर सैटर्न एक्सेट्रा, हाउ, मतलब ये हो गया कि अगर इतना छोटा क्वांटिटी ऑफ मैटर था, ये इतना छोटा क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स कैसे बना देगा भाई, जुपिटर बना दिया, सैटर्न बना दिया, अर्थ बना दिया, इतना इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स कैसे बना देगा, छोटा छोटा चीज़। अरे मानते हैं चलो ठीक है, मरकरी बना देता है, एक टाइम तक मानते हैं, जुपिटर बना देगा, सैटर्न कैसे बना सकता है, हाँ। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि इसमें क्या घोटाला चल रहा है। अब दूसरा डिमेरिट्स क्या था, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि प्लैनेटेसिमल क्या हो रहा था भाई, एक दूसरे से कंबाइन कर रहा था, कंबाइन करके एक बिग न्यूक्लियस बना रहा था, तो बॉन्डेड टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद टुगेदर बॉन्ड हो रहा था, मिल रहा था। ये कैसे पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर बॉन्ड हो रहा है, टकरा रहा होगा बहुत हैवी स्पीड्स में, बहुत हैवी मास में, बहुत हैवी एनर्जी क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तो इट शुड बी चेंज इनटू गैसेस आफ्टर सच ग्रेट कोलिजन, तो वो गैसेस में चेंज होना चाहिए था, है ना, गैसेस में चेंज होकर खत्म हो जाना चाहिए था, इधर उधर चितरा जाना चाहिए था। प्लैनेट्स कैसे बन गया, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, चाहे और भी टाइप का प्लैनेट। तो मेरे हिसाब से ये ज़बरदस्ती का थ्योरी आते जा रहा था, बस अब उसको कोई गलत साबित करेगा तो नया थ्योरी आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये थोड़ा सा लिख दिए, ओके। खिड़की से बाहर निकल के नेक्स्ट में आते थ्योरी नंबर 6, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज। अब जीन्स और जेफरीज दो साइंटिस्ट, जो दो स्कॉलर थे। जीन्स क्या किया, प्रपोज बाय जीन्स, मतलब क्या, ये जो टाइडल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइडल हाइपोथेसिस जो था ना, वो जीन्स के थ्रू बताया गया था 1919 में, 1919 में। अब 1919 से रिलेटेड आपको क्या याद आता है, हम एक क्लू दे रहे हैं, अमृतसर। अब आपको याद कुछ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अमृतसर 1999, ठीक, सॉरी 1919 आपको क्या याद आता है, ठीक है। चलो एक और क्लू दे देते हैं, ये है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब तो आप बता ही सकते हो, आप इतना प्रिपरेशंस कर रहे होगे, हिस्ट्री भी पढ़ ही रहे होगे, तो आपको याद होना चाहिए 1919 और अमृतसर और हिस्ट्री, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ओके।
आते हैं जेफरीज क्या किया, अमेंडेड किया, मतलब होता है ना कि एक थ्योरी बनाए और उसको थोड़ा सा और अमेंडेड करके थोड़ा सा उसमें अच्छा ऐड करके, जो चीज़ लग रहा था कि नहीं ये कमी हो गया तो उसको ऐड कर दिए। ठीक है, वो गार्निशिंग वाला हिसाब नहीं है, ये दोनों था, ये बनाए और ये इसमें थोड़ा सा बोले कि नहीं भाई देखो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो सकता है, ये चीज़ सही कर लो, ये चीज़ सही कर लो। तो ये चीज़ ये करने का काम किए कौन, जेफरीज। ठीक है, 1926 और 1990, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगा, 7 साल 8 साल में ये लोग अपने आप को सुधार लिए थे। अब इनके अकॉर्डिंगली हुआ क्या, इनके अकॉर्डिंगली हुआ क्या, यहाँ सन है, एक बहुत बड़ा स्टार है, स्टार नज़दीक में आया तो इसका ग्रेविटेशन पुल की वजह से इसमें टाइड क्रिएट हुआ, जैसा कि आज मून टाइड क्रिएट कर देता है किसमें, अर्थ में, होता है ना, पानी खिंचाता है, वो चीज़ होता है। तो खैर वो सब चीज़ के बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही आगे के क्लासेस, आगे के लेक्चर्स में, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो ये स्टार क्या किया, इसमें टाइड क्रिएट किया, फिर क्या किया, थोड़ा सा बड़ा टाइड थोड़ा सा और बड़ा हुआ, वो हैवी ये अपना ग्रेविटेशन पुल लगा रहा है। एक टाइम ऐसा आया ये टाइड थोड़ा ऐसा डिस्क शेप ले लिया। ठीक है, डिस्क शेप ले लिया। अब देख लो इस सब चीज़ से यहाँ रिलेटेड मैं लिख दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। स्टार क्रिएट अ टाइड फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल पुल, फर्दर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होते गया ये वाला चीज़। ठीक है, और इंक्रीजिंग टाइड डिस्क फॉर्म्ड लार्जर, जिस देखो ये यहाँ अगर मान लेते छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और ये धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब डिस्क जो होता है ना वो धीरे धीरे बड़ा होते चला गया, डिस्क हो गया अलग, बेचारा बिछड़ गया कुंभ के मेला में। तो सन से हो गया डिस्क अलग, और ये जो डिस्क अलग हुआ ना, और इसी के अंदर बहुत सारा डस्ट ये सब कंडेंस होते होते प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट्स बन गया यहाँ पर, जितना सारा और भी बहुत सारा चीज़ हुआ, बट यहाँ पर 8 प्लैनेट्स को दिखाया गया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, है ना। सेपरेट होने के बाद, सन से सेपरेट होने के बाद ऐसा कुछ हुआ। कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कंक्लूजन नहीं बोल सकते इसको, मतलब बोल सकते हैं कि इससे हम लोग क्या समझे, हम लोग का जो आज का जो स्ट्रक्चर है सोलर सिस्टम का, टुडेज का स्ट्रक्चर जो है ना, वो इसी के जैसा है। आप देखो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आपको ऐसा ही दिखेगा, शुरुआत में कुछ प्लैनेट्स है, फिर बीच में कुछ बड़ा प्लैनेट्स है, अंतिम में कुछ प्लैनेट्स है। तो लग सकता है कि हाँ भाई ये तो, इसलिए शुरू में ही बोले थे कि ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो प्रपोज बाई जीन्स इन 1919 और जेफरीज 1926 अमेंडेड किया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इन ऑल प्लैनेट्स, ठीक है, इन ऑल प्लैनेट्स फाउंड सेम टाइप ऑफ मैटर्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या पता चला, मतलब ये जो कंक्लूजन जो हम लोग को निकला, मतलब ये जो बना है प्लैनेट्स जो बना है, ठीक है ना, इससे पता चला फाउंड सेम टाइप ऑफ मैटर्स, सेम टाइप ऑफ मैटर्स, ये वेरीफाइड भी हो गया। क्यों, क्योंकि ये निकला कहाँ से था, ये इसी सन से तो निकला था ना। तो जब इसी सन से निकला तो इसमें अलग अलग मैटर कैसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो सेम रहेगा ही रहेगा, और आज इस चीज़ को माना भी जाता है, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरी लार्ज प्लैनेट जो था ना वो ज़्यादा नंबर में था और स्मॉल प्लैनेट्स लेस नंबर में था। ठीक है, लार्ज प्लैनेट जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा था और स्मॉल प्लैनेट्स वो थोड़ा कम था। ये चीज़ ये हम लोग को पता चला। क्लियर है, समझ में आ गया। ये कौन सा, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज, ध्यान में रखना है। आपको कमेंट भी करना है, वो भी ध्यान में रखिएगा। आते हैं 7 नंबर में, जो कि छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल एंड लेटरटन। ठीक है, ये था बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस यहाँ पर फोटो लगा दिया, आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर एक स्टार है। ठीक है, स्टार किसी भी चीज़ को, मतलब लम्प बोल सकते हैं, चाहे आप नेबुला बोल लो, नेबुला को अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, ये इसके तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, क्या हो गया, बीच से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये भी ताकत लगाया, ये भी ताकत लगाया, सेपरेटेड एंड फॉर्म द प्लैनेट, सेपरेट हो गया अलग अलग। ठीक है, और प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखो कुछ थ्योरीज ना आपको सोच के लगेगा, हाँ अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि अरे सेपरेट हो गया और उससे प्लैनेट्स बन गया। जैसे देखे थे हम लोग वहाँ पर थोड़ा धनिया पत्ती जो लगाया था वो, ठीक है, वो सब चीज़ नहीं चलता। तो ऐसे भी लोग थोड़ा ये लोग को भूल जाता है। उसके बाद फिर हमारा नया मॉडर्न थ्योरी आ जाता है, मॉडर्न जो सिस्टम है वो हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं अच्छे से। आगे आते हैं, कुछ और थ्योरीज है, फटाक हम लोग समझ लेते हैं। फिजन हाइपोथेसिस ऑफ रॉसगन, इनके थ्रू क्या हुआ था, रिलेटेड टू बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस था, ये वाला चीज़ इसी से रिलेटेड था, तो इनका कुछ कोई नया चीज़ नहीं था। ये सिफिड हाइपोथेसिस ऑफ AC बैनर्जी। सिफिड का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ स्टार 5 to 20 टाइम्स लार्जर देन सन, मतलब एक टाइप ऑफ स्टार ही है ना, बट वो 5 से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। किससे भाई, सन से बड़ा है। तो ये जो हाइपोथेसिस जो था ना, सिफिड हाइपोथेसिस ऑफ AC बैनर्जी इंडियंस है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1942।
ठीक है ना। अब ये जो हाइपोथेसिस ऑल्सो रिलेटेड टू बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये जो चीज़ था ना, ये जो हाइपोथेसिस था ये भी इसी से रिलेटेड था, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस से। ओके, नेक्स्ट में आते हैं नोवा हाइपोथेसिस ऑफ एफ हाइले एंड आर रिलेटेड। अब देखो ये नोवा हाइपोथेसिस भी अच्छा है, ठीक है ना, ये मतलब है रिलेटेड ही, बट इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स मिलेगा वो हम जान लेंगे। तो ये थ्योरी आया कब भाई, ये हाइपोथेसिस आया 1946 में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रिलेटेड टू टाइडल थ्योरी ही था। तो टाइडल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरीज, बहुत सारा हाइपोथेसिस बना है। नोवा, नोवा क्या होता है भाई, एक टाइप का स्टार है जो कि अचानक से 1000 टाइम्स ब्राइटर चमकने लग जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई स्टार है चमक रहा, अचानक से क्या होता है, उसके अंदर कुछ होता होगा, कोई रिएक्शन, चेन रिएक्शन कंप्लीट होता होगा और 1000 गुना ब्राइटर चमकने लग जाता है। अब 1000 गुना ब्राइटर चमकने लग गया, कभी कभी ये 25,000 गुना सन से भी चमकने लग जाता है, 25,000 टाइम्स देन सन, है ना, ब्राइटर देन सन, मतलब उससे भी ज़्यादा चमकने लग जाता है। सोचो कितना ज़्यादा चमकने लग जाता है। जैसे आज अगर सन जो चमक रहा है, सपोज कर लो उससे 10 गुना ज़्यादा चमकने लग गया कल, तो क्या होगा, धरती भुंजिया बन जाएगा, है ना। क्योंकि चमक रहा है, ऐसा थोड़ी है क्योंकि मरकरी लगा दिया, हाँ भाई चलो ठंडा ठंडा लाइट आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो अंदर ही कुछ चेन रिएक्शंस होगा, अंदर ही कुछ खतरनाक तरीके से कुछ होगा जो हम लोग को नुकसान देके चला जाएगा, पूरा का पूरा भुंजा बना के चला जाएगा, सीधी सी बात है। 25,000 टाइम, बट कुछ स्टार्स ऐसा होता है ना, कुछ स्टार ऐसा होता है जो 1 बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन सन हो जाता है। मतलब सोच रहे बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से बोल लो ब्राइटर का बाप बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा आप लोगों भी सुने होंगे, तो ये सुपरनोवा का कहानी ऐसा है, ठीक है। और ये सुपरनोवा जो है ना 100-200 साल 300 साल में एक बार देख लिया जाता है, बट ये जो 25,000 टाइम्स वाला जो था ना कहानी, ये 15-20 बार देख लिया जाता है साल में, साल में 15-20 बार देख लिया जाता है। बट हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग तो कंपेयर कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे अरे देखो ये बहुत ज़्यादा तारा चमक रहा है, ये बहुत ज़्यादा तारा चमक रहा है, बट हम लोग को तो कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, लैब में पता चलता है अरे भाई देखो इसका जो ल्यूमिनस कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हो गया, इसका ल्यूमिनस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। आगे आते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ। ये आएगा आपका फैक्ट बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस ऑफ हांस एल्फ्वेन। मतलब इनके अकॉर्डिंगली क्या क्या गया था कि सन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि अर्थ के पास अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान में रखिएगा, कौन बताए थे भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस ऑफ हांस एल्फ्वेन। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिड, ठीक है, ये एक थ्योरी था 1943 में दिया गया था। इंटरस्टेलर, ध्यान में रखिएगा, एक मूवी का नाम है, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपके पास अगर टाइम मिलता है तो पढ़ाई से काट के मत कीजिएगा, अगर टाइम मिलता है तो इंटरस्टेलर जरूर देखिए, ये सब मूवीज़ देखना चाहिए। इंटरस्टेलर हो गया, ठीक है, फिर आप ओपेनहाइमर देखिए, ये सब मूवीज़ देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है मूवीज़ से, है ना। नेक्स्ट, नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस ऑफ वॉन विटगेस्कर, जो भी नाम है देख लीजिएगा। नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस 1943 में आया। फिर प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस ऑफ गेराल्ड कुइपर, ठीक है, कुइपर 1951 में आया। तो ध्यान में रखिएगा किस टाइप का हाइपोथेसिस था और कौन दिए थे, और ये डेट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जो था, अब जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी। अब हम लोग आ गए हैं एक मॉडर्न थ्योरी, और हमारा यूनिवर्स और अर्थ एकदम ओरिजिन पकड़ाने वाला है, सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है, इतना सारा थ्योरी पढ़ लिया। बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं। मोस्ट कंसिडरेबल थ्योरी, यानी कि सबसे ज़्यादा, और अभी इसी को ही माना जाता है। अगर आप किसी से पूछेगा, कोई टीचर्स चाहे कहीं भी देखेगा हमारा अर्थ कैसे बना, तो हमारा यूनिवर्स कैसे बना, तो वो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ही। तो एक बिग बैंग हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ फैलता गया और आज भी फैलता जा रहा है, वो स्टिल एक्सपैंडिंग, है ना। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब इसमें कौन सा चीज़ लिखा था, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है धीरे धीरे बाई एडविन हबल इन 1920, है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन बिगनिंग ऑल मैटर इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। जितना भी मैटर था ना वो एक जगह पर था, एक छोटा बॉल के फॉर्म में, जैसा यहाँ पर देख लीजिए, है ना, छोटा बॉल के फॉर्म में। और इसमें होना स्टार्ट हुआ एक ब्लास्ट, बिग बैंग, और ये धीरे धीरे वो फैलता ही चला गया। स्टार्ट एक्सपैंडिंग लीड टू ह्यूज एक्सपेंशन इन प्रेजेंट डे। और आज भी ये क्या हो रहा है, वो एक्सपैंड करता ही जा रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हम समझाने का कोशिश किए, पहले यहाँ था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, हो गया।
अब इस चीज़ से क्या पता चलता है, देखो अगर एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स में, इसका मतलब स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना भाई, कि अगर यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड करते जा रहा है, तो गैलेक्सीज के बीच भी तो दिखेगा ना डिफरेंसेस, उसमें भी जो बीच में डिस्टेंस है जो वो तो बढ़ता चला जाएगा। वही चीज़ आज भी देखने को मिलता है कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कितना दूर है ना। जैसे हमारे पास का गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा गैलेक्सी कौन सा है? तो मिल्की वे गैलेक्सी है। और इसके बाद का जो गैलेक्सी है वो कौन सा है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो इसके बीच में डिस्टेंस तो बढ़ा ना, तो ये चीज़ बताता है कि हाँ चलो ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली एप्लीकेबल है आज के टाइम से, है ना। स्टार फॉर्मेशन समझ लेते हैं। स्टार फॉर्मेशन क्या है, बस लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस। अब देखो गैलेक्सी जो है ना वो बहुत दूर दूर तक फैला, थाउजेंड्स लाइट ईयर तक चला गया, है ना। गैलेक्सी इतना फैला है, अगर देखा जाए डायमीटर ऑफ गैलेक्सी देखा जाए तो 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर है। सोच रहे लाइट ईयर कहने का मतलब क्या हो गया कि लाइट जो है ना एक साल में 1 ईयर में कितना ट्रैवल किया, वो होता है 1 लाइट ईयर। अब ट्रैवल करने का मतलब सोच लो कैसे निकालोगे। लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। एक सेकंड में इतना। एक दिन में होता है 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड। और फिर ये एक दिन का हटाकर यानी कि 86,400 और इंटू 365 करो, 86,400 इंटू इतना, और फिर इसको इंटू करना पड़ेगा 3 इंटू 10⁸ को। इतना गुना करोगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ एक साल में लाइट हमारा इतना ट्रैवल कर गया। और देख रहे हो यहाँ पर 1,000 लाइट ईयर, 80,000 मतलब हल्के में ले रहा, 1,50,000 लाइट ईयर्स, है ना। ये सब मतलब 1-2 लाइट ईयर कुछ नहीं है, ये सब चुनका हो जाएगा। इसके लिए देख लीजिए 1.5 लाख लाइट ईयर है, यहीं पर है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट फैल गया था। तो गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म, बहुत ज़्यादा फैला। तो ये लोग क्या किया ना, मतलब गैलेक्सीज क्या किया, एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया हाइड्रोजन गैस का। मतलब जो भी बाहर में हाइड्रोजन गैस जो फैला हुआ है ना, उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, जमा करना जमा करना स्टार्ट किया। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, एक जगह स्थिर करने स्टार्ट किया। लार्ज क्लाउड फॉर्म्ड हो गया, उसके वजह से बहुत बड़ा बड़ा क्लाउड्स बन गया, जिसको हम लोग नेबुला बोले। नेबुला के थ्रू क्लम्स बना। क्लम्स करने का मतलब बोल सकते हैं जैसे ये डिस्क जो बन रहा था ना, यहाँ पर कहाँ गया डिस्क भैया, डिस्क ये वाला इस टाइप का बनते चला जा रहा था, वही चीज़ है। हाँ आ जाते हैं। तो क्लम्स ऑफ गैसेस बनने गया, राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और ये धीरे धीरे क्या हो गया, स्टार के फॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो गया। और ये सब चीज़ हुआ कब? 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। इसलिए कहा जाता है कि हमारा अर्थ का जो एज है ना लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है। मतलब सोच लो, मतलब उसी टाइम पर ये सब हमारा अर्थ भी फॉर्मेशन हो गया होगा, चाहे हो जाता, ठीक है ना। 5 to 6 बिलियन को ये सब चीज़ बना, और उसके बाद लगभग कुछ बिलियन साल्स के बाद हमारा अर्थ भी फॉर्मेशंस हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग पहुँचे अपने अर्थ तक, है ना। इतना थ्योरी पढ़े, इतना सब चीज़ जान पाए, है ना। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारा अर्थ पर इतना सब कुछ होने से पहले ये अर्थ कहाँ से आया। तो वो अर्थ के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी था। और इसमें फैक्ट भी था, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पहला लेक्चर, अगर आपको पहला लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। कोई टारगेट तो नहीं रखें, बट आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों तक शेयर कीजिएगा तो और भी लोगों के पास कंटेंट पहुंचेगा, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे डेली का डेली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। अब देखिए थोड़ा हो सकता है कि कभी थोड़ा सा लेट हो जाए, हो सकता है कभी पहले भी आ जाए, थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि नेट है, हम बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आधा घंटा 1 घंटा जो भी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। जो भी जैसा भी होगा ना, हम वो कम्युनिटी में हम ज़रूर अपडेट कर दिया करेंगे कि हाँ आज लेट हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे 10 बजे, पक्का 10 बजे से थोड़ा बहुत इधर उधर आपके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो बस आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ना। आप पढ़ो, नोट्स बनाओ, देखो, समझो, और कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो लेक्चर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, चैप्टर 1 हो गया हमारा कंप्लीट, दैट इज ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, है ना, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।